नमस्कार दोस्तों। तो बात का असर तभी होता है जब कही जाए खरी खरी। देश को, समाज को, सरकार को अगर जगाना है तो बिना लाग लपेट के बात करनी होगी खरी खरी। तो आइए शुरुआत करें प्रोग्राम खरी खरी, और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा फिल्म कयामत से कयामत तक। जूही चावला की बतौर अभिनेत्री ये पहली फिल्म थी। इसके बाद जूही चावला ने सफलता का लंबा सफर तय किया, लेकिन अभी उनकी पहली फिल्म का जिक्र क्यों? आप पूछेंगे कि आखिर अभी कयामत से कयामत तक का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जूही चावला को एक बार फिर कयामत का खौफ नजर आ रहा है, और इस खौफ की असली वजह जो है वो है 5G। जी हां, 5G यानी पांचवी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। आप और हम 2G, 3G, 4G से तो वाकिफ हैं, लेकिन 5G उसका अगला संस्करण है। 5G से ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जहां हर कोई हर चीज से वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा, फिर चाहे वो मशीन हो या डिवाइसेज। 5G के जरिए कनेक्टिविटी की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी। 10 GB प्रति सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे आप। इसमें नेटवर्क कैपेसिटी ज्यादा होगी। 5G से टेली सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और बिना ड्राइवर के कार जैसी तकनीक को और विकसित करने में मदद मिलेगी। पलक झपकते आपकी बात एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आखिर आज के जमाने में असली विकास तो रफ्तार को ही माना जाने लगा है। आप जान ही रहे हैं, मोदी जी भी विकास के नाम पर रफ्तार बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे। इसलिए चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या सुपरसोनिक जहाज हो या फिर इंटरनेट की सुपर स्पीड हो, अब लोगों के मन के तार एक दूसरे से जुड़े या ना जुड़े, हमारे आपके मन के तार जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन दुनिया में अनदेखे तारों का ऐसा जाल बिछ चुका है जिसमें अब इंसान की जिंदगी पूरी तरह फंस चुकी है। और जूही चावला की चिंता इसी वजह से है। यही से उन्हें कयामत का डर दिखने लगा है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है कि भारत में 5G वायरलेस नेटवर्क की शुरुआत न होने दी जाए। जूही चावला कहती हैं कि 5G से नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई शख्स, जानवर, चिड़िया या पौधा नहीं होगा जो साल के 365 दिन रेडिएशन से बच पाए। जूही चावला का दावा है कि तब रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना ज्यादा होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या जूही चावला के ये दावे सही हैं? क्या 5G तकनीक इंसान और धरती के लिए खतरा है? क्या वाकई 5G इतना घातक है? भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G से पहले विस्तार से रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से मिलता है, दिखता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान भी लिया जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक अभी तक की रिसर्च में वायरलेस तकनीकों का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है। ये अभी के मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर ही है। WHO की वेबसाइट के मुताबिक चूंकि अभी ये तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे में और रिसर्च होनी चाहिए। वैसे मोबाइल टावर रेडिएशन को लेकर जूही चावला की फिक्र 10 साल पुरानी है। आप याद कीजिए, शायद आपको याद होगा कि साल 2011 में जूही चावला ने मालाबार हिल के अपने घर से, ये जो मुंबई में जो है, अपने घर से 40 मीटर की दूरी पर सह्याद्री गेस्ट हाउस पर लगे एक 16 मोबाइल फोन टावर से स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर के उन्होंने जूही चावला ने चिंता जताई थी। और जब IIT मुंबई के एक प्रोफेसर ने जांच की तो पाया कि उनके घर का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर असुरक्षित था। 5G पर केवल जूही चावला ही चिंतित नहीं है, दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी इसका विरोध चल रहा है। जूही चावला ने अपनी याचिका में बेल्जियम की 2019 में पर्यावरण मंत्री सेलिन फ्रेम्पा जो 2019 में पर्यावरण मंत्री थी, उनके एक बयान का जिक्र किया गया है। उन्होंने जिक्र किया है अपनी याचिका में, जो आज उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया है। और क्या कहती हैं सेलिम फ्रेम्पा, जो कहा था उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी तकनीक का स्वागत नहीं कर सकती जिससे
नागरिकों की सुरक्षा करने वाले रेडिएशन स्टैंडर्ड की इज्जत नहीं हो सकती, चाहे वो 5G हो या ना हो। ब्रुसेल्स के लोग गिनी पिग नहीं हैं जिनके स्वास्थ्य को हम मुनाफे के लिए बेच दें। गिनी पिग का मतलब होता है जो चूहों की तरह दिखने वाला एक पालतू प्राणी है, जिस पर हम लोग, आप जानते हैं दोस्तों कि इंसानी सेहत के लिए दवाओं का जो असर होता है वो काम नहीं करता है। और कई तरह के उस पर प्रयोग भी करते हैं गिनी पिग पर। लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ में जब कुछ इंसानों को ही गिनी पिग बना देने का अंदेशा होने लगे तो सबको सावधान होने की जरूरत है। बहरहाल अभी 5G के खतरों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं, लेकिन धुआं उठा है तो कहीं आग हो या चिंगारी, उसका पता जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, 5G की बात हम पहले यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास साथी, हमारे खास दोस्त, ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, इस कार्यक्रम में खरी खरी में आपका स्वागत करता हूं। और अभी 5G के बारे में हम बात कर रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक फिल्म में आती है कयामत से कयामत तक में, और उसके बाद वो फिल्म सुपर हिट होती है, और उस कयामत से कयामत तक के बाद एक कयामत का खौफ यहां भी नजर आ रहा है। खासकर जूही चावला ने जिस 5G के बारे में चर्चा की है, उस 5G के बारे में कई सारे हमारे साथी भी पहले चर्चा कर चुके हैं और कहते थे कि क्या इसी के कारण कोरोना हुआ है। ये बात भी है और इस पर भी कई सारी बातें होती रही हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि कोरोना हुआ नहीं हुआ ये बात नहीं, बात ये है अमलेंदु जी कि ये जो 5G है, क्या इसका असर शरीर पर पड़ेगा, इंसानी शरीर पर? ये बड़ा सवाल है। उसी को लेकर के जूही चावला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, लेकिन उनकी सुनवाई पर जो फैसला आना है उसे आज सुरक्षित रख दिया गया है। कल उस पर जो भी आना होगा वो देखा जाएगा। ओवरऑल 5G को लेकर के आप क्या कहेंगे और इस याचिका को लेकर क्या कहेंगे, जबकि याचिकाएं दायर करने के बाद अब कोर्ट जो हैं वो आपके ऊपर अलग अलग तरह से, जो कि आप याचिकाएं न लगाएं, वो आपके ऊपर कुछ फाइन भी, जैसे कल ही एक याचिका पर कोर्ट ने वहां पे कहा कि आपको इतने रुपए का फाइन जमा करना होगा। अब यहां क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इस विवाद में ना जाके कि ये मोबाइल टावर जो है या 5G तकनीक जो है वो नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, इसको अभी वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया जाए। जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो उस पर रिसर्च करें और उसके बाद फिर हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचे कुल मिलाकर के कि ये तकनीक नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी और कितना जो है वो ये तकनीक जो है वो फायदेमंद है और कितना जो है नुकसानदेह है। देखिए, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और जब से इंटरनेट आया उसके बाद तो दुनिया जो है एकदम, जैसे कहा जाए कि उसको पड़ लग गए, तो इस तरीके से दुनिया को एकदम से पड़ लग गए। आज से अगर भारत की हम लोग बात करें, आज से 30 साल पहले जो परिस्थितियां थी भारत की और आज जो 30 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग तो उस परिवर्तन के बिल्कुल साक्षी हैं कि किस तरीके से एक फोन करने के लिए भी जो था वो हम लोगों को कई कई घंटों इंतजार करना पड़ता था। कभी कभी तो ये होता था कि एक ट्रंक कॉल मिला रही है और उसको अगर बुक कर दिया है तो वो ट्रंक कॉल जो है वो मालूम पड़ता था कि 48 घंटे के बाद आ रही है। जिस समय वो कॉल आ रही है उस समय आप घर पे नहीं है तो वो कॉल गई, बेकार हो गई, फिर आपको दोबारा करना पड़ रहा है। तो आपको जिससे बात करनी है वो हो ही नहीं पा रही है। राजीव गांधी जब आए और कंप्यूटर लेकर के आए और यहाँ STD उन्होंने शुरू किया, तो उसके बाद एक जबरदस्त तरीके से संचार क्रांति भारत में भी हुई और यहाँ भी बहुत सी चीजें हमको बदलने को मिली। आज डिजिटल इंडिया की रट लगाई जा रही है कि डिजिटल इंडिया और राजीव गांधी की ही देन है कुल मिलाकर। तो इसलिए तकनीक हमेशा बुरी हो ऐसा नहीं है, लेकिन तकनीक के अपने दुष्प्रभाव होते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक ये मोबाइल टॉवर्स का सवाल है, तो ये निश्चित तौर पे जहां लगे होते हैं वहां आसपास की आबादी को नुकसान किसी न किसी तौर पे पहुंचाते हैं और ये बातें कई बार जो है वो साबित हो चुकी है। और इसलिए कई सरकारों ने जो है वो आदेश भी दिए हैं और कई मांगे हुई हैं कि जहां अस्पताल है तो आप उसके आसपास मत लगाइए टॉवर, अस्पताल की छत में मत लगाइए, स्कूलों को उससे बचा के रखिए। इस तरीके की चीजें जो है वो की गई हैं। अब जहां तक 5G का सवाल है, तो WHO तो खैर कह चुका कि 5G की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा, और ये तो मतलब शुरू में ही कह दिया था जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था। मुझे लगता है शायद मार्च 2020 के शुरू में ही WHO ने कह दिया था कि 5G से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है, और कोरोना तो उन देशों में भी फैला जहां 5G तकनीक नहीं है और जहां अभी तक जो 4G भी नहीं पहुंचा है वहां भी कोरोना पहुंच गया, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, ये सही है कि पशु पक्षियों के ऊपर खासतौर से हमारी जैव विविधता है
उसके ऊपर ये रेडिएशन एक जबरदस्त असर पहुंचाता है। और ये मोबाइल का रेडिएशन भी जो है, ये भी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तमाम वैज्ञानिक जो हैं और तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो सब चेतावनी देते हैं इसीलिए कि भाई आप जो है, अगर लगातार आप फोन पर कई घंटों बातचीत करते हैं तो आप दाईं तरफ मत लगाइए, बाईं तरफ लगा करके बात कीजिए। या आप करते हैं तो आप कम से कम जो आप सीधे सीधे मोबाइल को कान के पास मत लगाइए, आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, उससे कुछ दूरी हो जाती है। तो इस तरीके की बातें की जाती है वो निश्चित तौर पर इसलिए की जाती है कि उसका रेडिएशन जो है वो हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि रेडिएशन से नुकसान नहीं होता, चूंकि जब रेडिएशन पे नुकसान पहुंचाता है, फिर चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो मोबाइल टावर से हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो, तो ये नुकसान तो उसके निश्चित तौर पे होते ही हैं। और तो इसलिए जूही चावला की चिंता अपनी जगह मुझे लगता है कि जायज भी है कि इस पे पहले जो है विचार होना चाहिए, इस पे पहले अच्छे से जो है इस पर रिसर्च होना चाहिए। और रिसर्च के फिर जब परिणाम आए, उस पर पूरी दुनिया के सामने जो बहस हो। अकेले भारत का मसला नहीं है, क्योंकि 5G ऐसा नहीं है कि अकेले भारत में आ जाएगा और दूसरी जगह नहीं आएगा, या भारत में नहीं आएगा दूसरी जगहों पे आ जाएगा। जब तकनीक आएगी तो तकनीक को सारी दुनिया को ट्रांसफर होगी, और भारत भी उस तकनीक में फिर पीछे रहना नहीं चाहेगा। अगर मान लीजिए इस तरीके की चीजें होती हैं कि रोबोटिक सर्जरी हो रही है और बहुत सी चीजें जो है उस तकनीक से निकाली जाएंगी। अब देखिए, इमेजिंग में जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि क्रांति हुई है। आप पहले जो थे एक्सरे कराते थे, उसके बाद फिर सीटी स्कैन आया, MRI आया, पैट स्कैन आया, ये सब चीजें आई हैं और इसमें एडवांस चीजें आती चली गई। तो उनके दुष्प्रभाव हैं, निश्चित तौर पे उनके दुष्प्रभाव हैं, रेडिएशन के उनके दुष्प्रभाव हैं। लेकिन उससे आपको अगर आप बहुत गंभीर समस्या में हो, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आपको एक उसकी जानकारी मिल जाती है जो आपको 10 साल के बाद मालूम पड़ना होता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसकी आपको 10 साल पहले भी सूचना मिल जाती है कि आपको सतर्क रहना है। तो जिस तकनीक के अच्छाइयां हैं, उस तकनीक की बुराइयां भी हैं, दोनों चीजें होती हैं। और तकनीक के साथ क्या, वो हर चीज के साथ होता है। और इस पे बहस जो है आज से नहीं, लंबे समय से चलती रही है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। तो इसकी इस मत के लोग बहुत रहे हैं। जी हाँ, जी जी। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बहरहाल अभी 5G का कोई भी ठोस वैज्ञानिक जो प्रमाण सामने नहीं आया है कि इससे कोई हार्म है या नहीं है। लेकिन धुआं उठा है तो चिंगारी भी कहीं होगी, आग भी कहीं होगी, ये तो हो ही सकता है और उसका पता जरूर लगना चाहिए। इसलिए आग और चिंगारी की ऐसी ही एक पहेली में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी फंसी हुई है अमलेंदु जी। 2.5 साल पहले आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल की थी। तो उसके कार्यकर्ताओं का हौसला कितना मजबूत हुआ था, कितना ऊपर था, आप याद कीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस के विस्तार की गुंजाइश अब भी बाकी है, लेकिन फिर भी आम चुनावों में हार मिली है। हरियाणा आम चुनाव में हार मिली, 2019 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हरियाणा हार गए, बिहार हार गए, मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी हार गए, राजस्थान में सत्ता दांव पर लगी हुई थी। आप याद कीजिए, जिस समय चल रहा था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, और इन झटकों से उबरे नहीं थे कि पुदुचेरी की सत्ता भी हाथ से चली गई कांग्रेस के हाथ से। और अब जो विधानसभा चुनाव हुए पिछले दिनों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उनमें से केरल से और असम से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी जोर का झटका कांग्रेस को लगा। पश्चिम बंगाल में तो रही सही साख भी कांग्रेस ने गंवा दी, क्योंकि वहां पर बिल्कुल ही कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया। तमिलनाडु में गठबंधन जीता तो सारा श्रेय डीएमके को चला गया, आप याद कीजिए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में हुए चुनावों में मिली हार का विश्लेषण करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। आप याद कीजिए कि कमेटी गठित हुई थी जिसमें हार का विश्लेषण किया जाएगा, यह कहा गया था। जिसमें उस कमेटी के अध्यक्ष थे अशोक चौहान, और इसमें सलमान खुर्शीद भी थे, मनीष तिवारी थे, विंसेंट पाला थे और ज्योति मणि थे, और ये सारे सदस्य थे। और 11 मई को गठित की गई, इसी महीने की 11 मई को गठित की गई इस समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था, और बाद में इसे 1 सप्ताह का समय और दिया गया। इसके सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु और पुदुचेरी के नेताओं के साथ कई बैठकें की। समिति ने संबंधित राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश इकाइयों के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की, और इसके फीडबैक भी लिया गया इसमें कि क्या कैसे हुआ, कैसे हार हुई, इन तमाम बातों पे चर्चा हुई। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण जो है वो बताया है कि उम्मीदवार चयन में अंदरूनी कलह। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है
कि पूरी की पूरी ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और कांग्रेस क्यों हारी है, और एक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा गया है कि उम्मीदवारों के चयन में अंदरूनी कलह है, गठबंधन है, और खामियां जो इंटरनल जो खामियां हैं, अंदरूनी खामियां, उसको समिति ने जो है वो हाईलाइट किया है। समिति ने कहा है कि असम सहित कोई भी राज्य अंदरूनी लड़ाई से अछूता नहीं रहा है, यानी कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो है वो कोई भी राज्य उससे अछूता नहीं है, जबकि केरल अंदरूनी लड़ाई की इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। केरल जहां से सांसद हैं राहुल गांधी, वहां अंदरूनी लड़ाई में सबसे ऊपर है। वहां पर ओमान चांदी और रमेश चेन्नीथला के नेतृत्व में 2 गुट आमने सामने हो गए थे। इसलिए आपको पता होगा कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तासीर न जाने किस किस्म की हो चली है दोस्तों, कि उन्हें जलने या झुलसने का पता ही नहीं चलता है। महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस महाअघाड़ी का हिस्सा बनकर है, लेकिन वहां अपनी इज्जत कमाने में उसे खासी मेहनत करनी पड़ रही है, और इधर पंजाब में गुटबाजी खत्म ही नहीं हो पा रही है। राजस्थान में भी बगावती तेवर बीच बीच में झलक दिखला रहे हैं। सेना में 1-2 कमजोर कड़ियां हो तो सेनापति उनकी भरपाई कर सकता है, आपको पता ही है, लेकिन जब चारों ओर से खाई खोदी जाए और फिर सेनापति से ये उम्मीद की जाए कि वो चारों दिशाओं में फतह हासिल करे, तो इसे ज्यादती नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिलहाल इस ज्यादती का भी मुकाबला कर रही हैं। यह रिपोर्ट आपके सामने हम पेश कर रहे थे दोस्तों कि आखिर कांग्रेस में यह क्या कुछ चल रहा है, और जो रिपोर्ट आई है उसकी बात हम कर रहे थे। सीधे 5G से हम कांग्रेस की तरफ इसलिए क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कहते हैं, तो यहां भी कांग्रेस दूध की जली हुई है और छाछ फूंक फूंक कर पीने की कोशिश कर रही है। लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को क्यों हार नसीब हो रहे हैं, इसका जो मंथन किया गया है उसमें यह बात निकल के सामने आई है, और इस बात पर अब सीधे हम चर्चा करेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी से। बहुत सारे खरी खरी जो इस प्रोग्राम में हम लोग एक सब्जेक्ट को लेकर के बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें जिनको लेकर के और आपके सामने रखना चाहते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो आप तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं। 3, 4, 5 खबरें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जिस पर अपने विचार भी आने चाहिए, और आपसे भी कहेंगे कि इन बातों पे आप विचार रखिए। आपके विचारों को भी हम बाद में रखेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, तो ये रिपोर्ट जो आई है जिसमें कहा गया कि 5 राज्यों में जो चुनाव में जो अभी जो चुनाव हुए उस राज्यों में हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि अंदरूनी कलह और जो कैंडिडेट खोजने में जो इन लोगों ने गलतियां की हैं, आपसी लड़ाई जो है वो है। इन सब पे आपका क्या कहना है? कांग्रेस, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, कांग्रेस आखिर कहां देख रही है अपने आप को? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, हालांकि इसमें मनीष तिवारी भी शामिल हैं जो कि G23 के माने जाते थे, और अगर इस बात को कहा जाए कि ये गुटबाजी थी और गुटबाजी वैसे हारे, हालांकि मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट ईमानदारी के साथ प्रस्तुत की गई है, और जो सारी बातें इसमें बताई गई हैं उसमें ईमानदारी झलकती है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कम से कम ईमानदारी बरती गई है। बावजूद इसके जो मनीष तिवारी उस कमेटी में शामिल थे, जो स्वयं जो है गुटबाजी के एक तरीके से प्रणेता कह लीजिए, जनक कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, उस G23 में शामिल हैं, जिस G23 ने इस चुनाव के दौरान कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो इस G23 की कार्रवाई से गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक, और आज भी ये लोग जो है मतलब मान नहीं रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है यहाँ पे आकर कांग्रेस खड़ी है कि कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त तरीके से ओवरहॉलिंग जो है वो होनी चाहिए, और इसके लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको थोड़ा मजबूत से आना पड़ेगा। देखिए, जितना नुकसान कांग्रेस का हो चुका अब तक, इससे ज्यादा नुकसान मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ होगा। तो इसलिए कांग्रेस अगर इस डर से कार्रवाई नहीं करेगी, जो गुटबाजी कर रहे हैं या पार्टी की रीति को नहीं मान रहे हैं कि आगे चलकर नुकसान होगा, तो इससे ज्यादा नुकसान तो कुछ होना नहीं है। भाई, आपकी लगातार सरकारें चली गई, आप पुडुचेरी की सरकार चली गई, असम में आपको वोट ज्यादा मिले भारतीय जनता पार्टी से लगभग 4%, और उसके बाद आप सरकार नहीं बना पाए। केरल में जहां हर 5 साल पे जो सरकार बदलती है, वहां भी आप जो है सरकार नहीं बना पाए, बावजूद इसके कि राहुल गांधी वहां से सांसद हैं और वही सब कुछ लीड कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी वहां गई थी। तो इस दुर्गति को आकर के कहीं ना कहीं तो चीजें संभालनी होंगी, और मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से बोल्ड होकर के और एक सख्त कदम उठाए थे, उस तरीके से अब ये सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। और अगर आप इसमें लगे रहेंगे कि इसको भी मना लिया जाए, उसको भी मना लिया जाए, देखिए, जिसको जाना होगा तो वो चला ही जाएगा, आप कितना भी मना लीजिए।
और मना भी लेंगे तो उसके बाद भी नुकसान पहुंचाएगा जिसको नुकसान पहुंचाना है। तो इससे बेहतर ये है कि जिसको भाई नुकसान पहुंचाना है तो सामने रहकर नुकसान पहुंचा, अंदर रहकर नुकसान नहीं पहुंचाए। दूसरा, एक विचारधारा के स्तर पे चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि पार्टी की लाइन क्या है। अभी जो सबसे बड़ी कमी जो महसूस की विचारधारा के स्तर पे कांग्रेस की महसूस की जाती है कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा क्या है, किस विचारधारा पे है। राहुल गांधी अब नेहरूवियन विचारधारा की तरफ लौट रहे हैं, जो नेहरू जी की विचारधारा थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ाना, नौजवानों को बढ़ाना, नए उद्योग लगाना, इन सब चीजों पे जा रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए नए उपाय करना, इन सब चीजों पे जो समाज का जो कमजोर तबका है उसको बढ़ाने के लिए योजना लेकर के आना। जैसे न्याय योजना की उन्होंने घोषणा की थी, वो छत्तीसगढ़ में लागू भी की गई है। वो किस तरीके से लागू हुई है, एक राज्य सरकार की अपनी सीमाएं होती है, वो चीज अलग की है, लेकिन लागू हुई है, की गई है। किसानों की कर्ज माफी यूपी सरकार ने भी की थी और कांग्रेस की राज्य सरकारों ने भी की। तो इस तरीके से अब पॉलिसी जो तय होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों ने मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उन नीतियों से हटने का समय आ गया। और जैसा कि राहुल गांधी एक समय कह भी चुके हैं 2014 के चुनाव से पहले कि इन नीतियों का जो लाभ मिलना था वो मिल चुका। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद इस मामले में स्पष्ट हैं कि इन नीतियों का जो लाभ मिलना था मिल चुका, इनका नुकसान हो रहा है और नरेंद्र मोदी इस नीतियों को अपना के और ज्यादा देश को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को, असल राहुल गांधी की लड़ाई ना मोदी जी से है और ना ये G23 और 24 और 25 जो है इनसे। राहुल गांधी ने जो सीधा अटैक कर दिया है अंबानी के ऊपर कई मामलों को लेकर के, तो राहुल गांधी की लड़ाई अंबानी से है और अंबानी जो है अब राहुल गांधी को चैन से नहीं बैठे दे रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, इन G23 में कई जो है मुझे लगता है कि वफादार लोग अंबानी के ज्यादा हैं और कांग्रेस के कम हैं। तो राहुल गांधी ने अगर अंबानी को सीधे सीधे टारगेट पे ले लिया है, सीधे निशानी पे ले लिया है, तो अंबानी के चेले चपाटों से फिर क्या सोचना कि ये आपको कुछ फायदा पहुंचाएंगे, मुझे जो लगता है। दूसरा एक जो कमी है, जो राहुल गांधी के अंदर भी कमी है और उनकी टीम के अंदर कमी, कि राहुल गांधी की टीम जो है वो सब हार्वर्ड से पढ़ के आई हुई है, लंदन से पढ़ के आई हुई है, उसको जमीन की जानकारी ही नहीं है। या फिर एकदम जो अल्ट्रा लेफ्ट से आए हुए लोग हैं जो जो जमीन से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद ही करना जानते हैं। जमीन की पॉलिटिक्स जिंदाबाद मुर्दाबाद और हार्वर्ड की पढ़ाई से अलग होती है। और जब तक कि आप जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को आगे लेकर के नहीं आएंगे, जो कि राहुल गांधी आगे लेकर के आ रहे हैं। राजीव सातव का निधन हो गया, वो भी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उनको आगे लेके आए। बी श्रीनिवास जिनका हम श्रीनिवास बीवी जिनका हम लोगों ने साक्षात्कार भी किया था, उनको भी आगे लेके आया, वो भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी है, जिनका ये राजनीतिक वो नहीं है। इस तरीके से एक लड़की जो मजदूर थी, उसको मजदूर की बेटी थी, उसको राहुल गांधी में चुनाव लाया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो इसी रीति पे आपको चलना होगा। लेफ्टिस्ट जो आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले हैं, इनसे आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाइए, बिल्कुल करवाइए, निश्चित तौर पे करवाइए। हार्वर्ड के लोगों से आप अपनी योजना तैयार कराने में मदद दीजिए, लेकिन जो जमीन पे आपका कार्यकर्ता है, जिससे आपको उसको आगे लेके आने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत सी जगहों पे आगे लेके आना है, लेकिन उस पर एक लंबी जो है प्रक्रिया वो अपनानी पड़ेगी और नई पीढ़ी जो है उसको आपको एक नया लीडरशिप तैयार करने की आवश्यकता है। चूंकि ये 23-24 वाले जो हैं, ये सब 70-75 के पार वाले जो हो गए हैं, ये अब नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, इससे ज्यादा आप फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं कुल मिलाकर, मुझे जो लगता है। बाकी अब राहुल गांधी की समझ है, सोनिया जी की समझ है, कांग्रेस के जो मार्गदर्शक लोग हैं जो वहां बैठे हुए बुद्धिजीवी या एनजीओ वाले हैं जो घेरा डाले रहते हैं जब तक से, अब वो राहुल गांधी को क्या सलाह देते हैं ये तो उसके ऊपर है और राहुल गांधी इस पर किस तरीके से अमल करते हैं। हालांकि बहुत से लोग अपने भी मित्र हैं उन एनजीओ वालों में भी, लेकिन वो मित्रता अपनी जगह है, लेकिन जहां तक पॉलिसी की बात होगी, जो सही विश्लेषण करने की बात होगी, तो कार्यक्रम खरी है तो खरी ही जाएगा, किसी को भला लगे या बुरा लगे। जी राजीव। तो खरी में बिल्कुल बातें खरी, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अपनी बात हम अगर खरी नहीं करेंगे तो साफ समझ सकते हैं आप दोस्तों कि हम फिर अपनी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। अगर पत्रकारिता करनी है तो हमें बातें खरी करनी होगी। और हमारे साथ थोड़ा सा अब ले लूं अपने साथियों को जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में बने हुए हैं और अपने विचार भी रख रहे हैं। सबसे पहले हमने 5G के मुद्दे को उठाया। आप जानते हैं दोस्तों कि 5G का मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और अभिनेत्री जो कयामत से कयामत तक के बाद से आज कयामत का खौफ उन्हें सता रहा है, वो है जूही चावला। हालांकि जूही चावला इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है, वो साउथ अफ्रीका में केप टाउन में है, वहीं से आज जुड़ी थी दिल्ली हाई कोर्ट के इस सुनवाई में। लेकिन हाई कोर्ट आज उतना
उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हुआ। और उसके बाद जब वहां से आग निकली तो कहां कहां निकल के लग रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद सीधे हम पहुंचे कांग्रेस की बात करने लगे। और कांग्रेस की बात इसलिए क्योंकि आज ही कांग्रेस की अंदरूनी रिपोर्ट आई है कि आखिर 5 राज्यों में कांग्रेस क्यों हारी है। और इसकी रिपोर्ट में जो बातें आई सामने उसके आधार पर हम लोग विश्लेषण अभी कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, कांग्रेस आखिर कांग्रेस कहां पिछड़ रही है, ये समझने समझाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। और हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जो जरा इनको भी जोड़ूं, उसके बाद फिर इस कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ है दोस्तों, इसलिए अलग अलग कैप्सूल्स हैं। उन कैप्सूल्स के साथ आराम से जो डिनर कर रहे हो डिनर कीजिए, जो आराम फरमा रहे हो घर में आराम फरमाइए, लेकिन इस प्रोग्राम को भी धीरे धीरे साथ साथ में सुनते चलिए ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से आप वाकिफ हो पाएं और उसके साथ साथ उस पर क्या विचार हम रखते हैं उससे भी वाकिफ हो जाएं। और साथ साथ हम आप सबके विचारों को भी यहां रखना चाहते हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि मैं तो उपाध्याय जी और राजीव जी के द्वारा छोड़े गए तोप के सच्चाई के गोलों से उठने वाले धुएं के गुब्बारे को देखना पसंद करता हूं। बहुत धन्यवाद असलम चिश्ती जी। जायद बरभुइया कह रहे हैं कि मोदी अगर देश में रहेंगे तो देश भिखारी बन जाएगा। फिर मासूम राज कह रहे हैं कि बंद हो 5G। राजीव गांधी जिंदाबाद हैंडल से, राहुल गांधी जिंदाबाद हैंडल से कह रहे हैं। ये सऊदी समीम अंसारी हैं सऊदी अरबिया से, कह रहे हैं नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार। हसमुद्दीन सलमान भी हमारे साथ में सही है कह रहे हैं। अनिसुर रहमान गुड नाइट राजीव जी कह रहे हैं। अभी बस बने रहिए हमारे साथ, अभी गुड नाइट मत कहिए, थोड़ा सा अभी आधा घंटा का समय आपका और लूंगा, उसके बाद हम सब गुड नाइट, शबा खैर और शुभ रात्रि बिल्कुल करेंगे। और मासूम राज भी हैं हमारे साथ में जो कह रहे हैं 5G पब्लिक के लिए कैंसर जैसी बीमारी है। लुकमन मलिक भी हमारे साथ थम्स अप कर रहे हैं। स्कूल एक्टिविटीज खेलमा पार्ट 1 LP जय हिंद राजीव जी कह रहे हैं। फिर मदीना का मुसाफिर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं ये। और जमालुद्दीन अंसारी सबसे पहली इनकी जो प्रतिक्रिया थी, इनका जो कमेंट था वो जरूर पढ़ना चाहूँगा। कह रहे हैं कि नमस्कार राजीव जी, बहुत अच्छा विचार उठाते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 5G इंसान के लिए नुकसानदेह है या नहीं। इसी पे चर्चा हम लोगों ने की दोस्त इस वक्त। उसके अलावा मोहम्मद असलम कह रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो बहुत ही ना मिल रहा है। फिर उसके अलावा मोहम्मद मेहदी चिंता सबकी है लेकिन जूही जी तरह सबकी पहुंच नहीं है। राम भरोस चौहान कह रहे हैं गुड लक सर। नासिर खान इंसानियत कह रहे हैं इंसानियत मर चुकी है, सरकार और उद्योगपति इंसान परीक्षित को ही मतलब नहीं, ये कुदरत से खेल रहे हैं, बहुत जल्द कुदरत इनसे खेलेगी। बिल्कुल सुबोध सिंह भी हमारे साथ बने हो। तो तमाम साथी लगातार, हसीब अंसारी आप पत्रकारिता अच्छे से करते हैं भाई, अली भी हैं, हसमुद्दीन भी हैं। फिर मासूम रजा तमाम नेटवर्क प्रॉब्लम कह रहे हैं, शायद उनके यहाँ प्रॉब्लम, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब कांग्रेस को पुनः सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं पर समय विपरीत है। राहुल निश्चित कांग्रेस के अतीत का मूल्यांकन करने के बाद ही सुधार चाहते हैं पर समय विपरीत है, कांग्रेस आएगी कह रहे हैं। 5 स्टार आप ग्रेट हैं सर, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, साथियों, अपने शुभचिंतकों के पास पहुंचाइए और इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर चर्चा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस प्रोग्राम से ताकि हम सब मिलकर के एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाए, एक अच्छी दुनिया बना पाए, यही हमारी इच्छा रहती है। इस पूरे कार्यक्रम के तहत कोई भी प्रोग्राम, चाहे न्यूज पॉइंट लेकर आऊं, चाहे कल से ही हमने जो इस कार्यक्रम को शुरू किया है खरी खरी, इस प्रोग्राम के तहत भी हम यही चाहते हैं। खुर्शीद अंसारी लगातार बने हुए हमारे साथ। माही 92 जय हिंद लिख रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि जो पत्रकार सरकार की तारीफ करता है वो राष्ट्रवादी पत्रकार हो जाता है और जो लोग वर्तमान सरकार की आलोचना करते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं। कमाल है, बिल्कुल कमाल है, सही कह रहे हैं। मासूम राज कह रहे हैं मैं आप इकोनॉमी भी हेल्प करना चाहता हूं
इकोनॉमी के लिए इसी पे सुपर चैट और ये सब है, उसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं। असलम चिश्ती, अनिसुर रहमान, हसीब अंसारी, नमस्ते भाई, सियासत आप लोग करो अच्छा रहेगा। सियासत में हमें मत उलझाइए भाई आप हसीब अंसारी जी, सियासतदान लोगों को करने दीजिए। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा काम वॉच डॉग की तरह है, बिल्कुल देखते रहो, कहीं गलती हो रही है तो तुरंत बताओ, और यही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं। मोहम्मद नदीम भी, अनिसुर रहमान भी हैं, TCS TV भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीवन राम जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, फिर हसमुद्दीन भी लगातार बने हुए हैं, मोहम्मद इम्तियाज बने हुए हैं। हम सभी आपके साथ हैं और हक और सही दिशा में आवाज़ उठाएंगे, यही आपसे उम्मीद है। बिल्कुल यही उम्मीद रखिए और बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे और बात भी खरी खरी करेंगे। और लवकुश भारद्वाज भी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी लवकुश भारद्वाज जी नमस्कार। साकिर अली भी हैं, भाई आपको और आपकी टीम को मेरा दिल से सलाम। आज की मुख्य हेडिंग आपको हमें बहुत पसंद है और ये प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा लगा, ज़रूरत है ऐसे ही पत्रकारिता की। बहुत धन्यवाद, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा साकिर अली जी, और हमारे साथ अभी बने रहिए। कार्यक्रम के अगले भाग में भी बहुत कुछ है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, ये ज़रूरी है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तबरेज आलम भी हैं, सही बात बोलते हैं सर, लिख रहे हैं। असगर भी हैं, असलम चिश्ती लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो लिख रहे हैं कि अगर मैं आप जैसे पत्रकारों को नहीं सुनता तो शायद मैं भी आज अंधभक्त होता। नहीं, आप अंधभक्त बिल्कुल नहीं होते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपसे मिला नहीं हूं, लेकिन आपके कमेंट के बल पे मैं कह सकता हूं असलम भाई कि आप अंधभक्त नहीं हो सकते। और बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं, आप सबको मैं कह रहा हूं। सैयद तहर पाशा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिसुर रहमान कह रहे हैं, राजीव जी हिंदू हतेशी बीजेपी अब हिंदू को सम्मान में जगह नहीं, थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ शब्द ऐसे मिले हैं इसलिए। गुलाम जिलानी भी हमारे साथ हैं। कोर्ट तो मोदी को फटकार लगाता ही है, कोर्ट का कोई असर मोदी पर पड़ता है नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के अगले भाग में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों की जो बातें हैं, आपके जो विचार हैं वो रखना चाहता था, लेना चाहता था। आप लोगों के विचारों से देश दुनिया को अवगत कराया। अब बढ़ेंगे आगे और सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट के परिचय में लिखा है, IAS रिटायर्ड, MBA, MPhil, PhD, CPA, LIFA, ex-IFS, ex-IPS @ ट्राइबल आर्मी एसोसिएट। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, योगी सरकार से सवाल पूछने पर 6 FIRs का तमगा भी प्राप्त है। ये हैं सूर्य प्रकाश जी, जो SP सिंह के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी वोकल हैं ट्विटर पे, काफ़ी सरकार के खिलाफ, अगर आप देखेंगे तो सरकार के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाते हैं। किसी दिन कोशिश करूंगा कि अपने इस प्रोग्राम में उनको भी जोड़ूं, एक उनके विचारों से आप लोगों को अवगत कराऊं। लेकिन आप देखिए ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, IAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और इनके इसमें लिखा हुआ है कि योगी, देखिए ये जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, योगी सरकार से सवाल पूछने पर 6 FIR का तमगा प्राप्त। ये 6 FIR का, देखिए इतनी बड़ी उपाधि है सूर्य प्रताप सिंह जी के नाम के साथ में। IAS रिटायर्ड हैं, MBA भी हैं, MPhil भी हैं, PhD भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या है वो भी, और उनके विचारों से भी आपको अवगत कराऊंगा। दोस्तों हुआ क्या कुछ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस ब्यूरोक्रेसी को, आपको याद होगा कि सरदार पटेल देश को स्टील फ्रेम कहा करते थे, उसे अपने परिचय में एक शासक, एक नौकरशाह द्वारा दर्ज FIR के तमगे की तरह बताना पड़े तो समझा जा सकता है कि देश किस मुकाम पर आ पहुंचा है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप अभी पिछले लिख रहे हैं कि रात को मेरे विरुद्ध एक मुकदमा और कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे ऊपर दर्ज करा, मैं आश्चर्यचकित हूं। कुछ होगा, खैर नेता और अफसर 2 रुपए के पर ट्वीट के हिसाब से ट्रेन कराने के लिए जो जनसेवकों के बीच इस तरह सोशल मीडिया सेल है सूचना विभाग का, वो पैसे खर्च क्यों कर रहा है, ये मैंने क्वेश्चन किया था। प्रताप सिंह यानी SP सिंह सरकार की गलत, वहां आप क्यों ऐसे एक जमघट लगाया आपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से,
जिसका कि वहाँ खामियाजा मान्यता उन्हें FIR दिलवा रहे हैं से आप भुगतना जो पड़ा। प्राइवेट कंपनी के लोग हैं उनका कहना है उनको, कि राज्य सरकार। मुख्यमंत्री के खास अफसर ये सब यानी क्वेश्चंस मुख्यमंत्री रेज किए थे योगी मैंने। आदित्यनाथ के खास अफसर उन्हें गलत अगर मैं जानकारी ऑक्सीजन का देते मुद्दा हैं उठाता और हूं जब तब वो FIR कर कोई देते मुद्दा हो। प्रदेश का आप उठाते हैं नो टेस्ट नो तो कोरोना उनके का मुद्दा ऊपर उठाता हूं मुकदमा जिसमें दर्ज आप कर टेस्ट नहीं दिया कराते जाता हो, है, जिससे FIR वो दर्ज कर अपना देते मुंह हो। बंद रखते हैं। मैं श्री दवा प्रताप या सिंह अस्पताल ने में कहा इलाज ना है होने कि का वो मुद्दा आम उठाता हूं लोगों तो की FIR लड़ाई दर्ज कर लड़ते देते रहेंगे, हो। चाहे मैं कहीं पे सरकार बलात्कार हो रहा है, उन्हें नाबालिग हित में बच्चियों डाले। का उनका मर्डर हो जा रहा है, उसका श्री मुद्दा प्रताप उठाता हूँ, सिंह FIR क्या दर्ज कर कुछ देते कहते हो। हैं ये सुनिए। आप फ्लोटिंग बॉडीज जो गंगा में हैं, डेड बॉडीज, उनका मुद्दा। दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार की नजरों में कहें तो प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बोल रहा हूं। अभी पिछले रात को मेरे विरुद्ध एक मुकदमा और कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं आश्चर्यचकित हूं कि 2 रुपए के पर ट्वीट के हिसाब से ट्रेन कराने के लिए जो सोशल मीडिया सेल है सूचना विभाग का, वो पैसे खर्च क्यों कर रहा है, ये मैंने क्वेश्चन किया था। वहां आप क्यों ऐसे एक जमघट लगाया आपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कि वहां मान्यता दिलवा रहे हैं आप जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं उनको, राज्य सरकार की। ये सब क्वेश्चंस रेज किए थे मैंने। अगर मैं ऑक्सीजन का मुद्दा उठाता हूं तब FIR कर देते हो। आप नो टेस्ट नो कोरोना का मुद्दा उठाता हूं जिसमें आप टेस्ट नहीं कराते हो, FIR दर्ज कर देते हो। मैं दवा या अस्पताल में इलाज ना होने का मुद्दा उठाता हूं तो FIR दर्ज कर देते हो। मैं कहीं पे बलात्कार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों का उनका मर्डर हो जा रहा है, उसका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। आप फ्लोटिंग बॉडीज जो गंगा में हैं, डेड बॉडीज, उनका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। नाले में कोविड पेशेंट की डेड बॉडी को आप फेंक देते हैं, मार के मर जाता है, वो फेंक देते हैं, तो आप उस पर मेरी FIR दर्ज कर देते हो। मैं क्या करूं बताइए आप। मैं एक सामान्य पेंशनर हूं, सामान्य नागरिक हूं, जिसने ये तय किया है कि अपना बचा हुआ जीवन समाज के लिए, उनके इश्यूज कंसर्न यूथ के लिए लगाना है, बेरोजगार युवाओं के लिए लगाना है, ये तय किया। इसमें मेरी कौन सी त्रुटि है बताइए। और आप मुझ पर IPC की धारा 505 लगाते हैं। मैं कोई राष्ट्रद्रोही थोड़ा ही हूं, मैं जिम्मेदार अधिकारी रहा हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं आज मैं। और आप बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं, तो क्या करूं मैं बताइए। मैं प्रदेश छोड़ कर चला जाऊं, मैं अपनी आवाज बंद कर दूं? अब मुझे बता दीजिए ना, तय कर लीजिए ना आप, या फिर मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी डिक्लेयर करके जेल में डाल दीजिए आप। और आपके पास तो तमाम पावर है, आप एनकाउंटर करा सकते हैं, एनकाउंटर करा दीजिए। तो चॉइस क्या है मेरे पास। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, निर्णय मैंने ये किया है, भाई सामान्य IAS। तो एक सामान्य IAS अधिकारी, रिटायर्ड IAS अधिकारी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए, अपनी आवाज़, अपनी बात रखते हुए देश दुनिया के सामने, और 6 FIR का तमगा इनके ट्विटर हैंडल पे आप देख रहे होंगे। अमलेंदु जी आखिर क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे। बहुत ही मुखर होकर के बोलते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन अगर जब भी आवाज़ उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, एक FIR, फिर कुछ बोला एक FIR, फिर कुछ बोला एक FIR। हालांकि गए हाई कोर्ट, कुछ FIR जो हैं उनके ऊपर से हटाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये आखिर डराने की कोशिश, खरी खरी बोलने की का परिणाम, आखिर क्या कहेंगे इसको। देखिए, एक तो पहले ये समझना होगा कि सूर्य प्रताप सिंह जी जो हैं वो पहले भक्त भी रह चुके हैं। और अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो अखिलेश यादव को भी परेशान करते थे इसी तरीके से। और जो है वो योगी जी के जो गुरु जी हैं स्वामी चिन्मयानंद, उनके भी भक्त रह चुके हैं सूर्य प्रताप सिंह। और बदायूं में DM हुआ करते थे। 1991 का लोकसभा चुनाव हुआ, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उन्होंने इनको DM बनाकर बदायूं भेजा था। और ये आम चर्चा थी कि इनको जो है जिम्मेदारी दी गई है कि बदायूं से शरद यादव को हरवाना है। और मुलायम सिंह यादव के बहुत खास हुआ करते थे, मिनी मुलायम सिंह कहलाए जाते थे, बनवारी सिंह यादव, उनको विधानसभा में चुनाव जितवाना है। अब किस तरीके से सूर्य प्रताप सिंह जी ने ये जो दोनों जिम्मेदारियां निभाई, ये सब वहां चर्चा का विषय है कि कैसे उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई और किस तरीके से शरद यादव चुनाव हारे 15 या 16 हजार वोटों से, और बनवारी सिंह 50 या 60 वोटों से चुनाव जीते। तो भक्त पुराने हैं, नए मतलब क्रांतिकारी अभी नए हुए हैं सूर्य प्रताप सिंह जी। लेकिन वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार जो है, अगर आप इसके 30 साल तक और 40 साल तक इसके अगर आप भक्त रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप जो है जरा सा सवाल उठा लेते हैं,
तो ये आपके साथ क्या बर्ताव कर सकती है? ये जो नए भक्त घूम रहे हैं 2 रुपया पे जो ट्वीट करते हैं, 2 रुपया पे जो गाली बकते हैं, ये उनको समझ लेना चाहिए कि आपसे 2 रुपया भी ले रहे हो भाई गाली बकने का। हम लोग भी बहुत से लोग आगे गाली बकते हैं, तो आप तो 2 रुपया भी ले रहे हो, सूर्य प्रताप सिंह तो 2 रुपया भी नहीं लेते थे। तो आप जो कर रहे हो वो सूर्य प्रताप सिंह के साथ जब ये हो सकता है तो आप समझ लीजिए। दूसरा, इस सरकार ने जो एक काम किया है, खासतौर से योगी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने भी, वो अधिकारियों को, खासतौर से जो बड़े अधिकारी हैं उनको जो है एक तरीके से अपमानित करने का जो है इसमें एक चरण चलाया है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां भी एक अधिकारी को अपमानित किया जा रहा है, अरविंद बंदोपाध्याय को। उत्तर प्रदेश में ही एसआर दारापुरी साहब जाने माने जो हैं पुलिस के अधिकारी रहे हैं, आईजी से रिटायर हुए, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, उल जरूल भी नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह जी तो उग्र भी हो जाते हैं, वो उग्र भी नहीं होते हैं, और बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। उनकी गिरफ्तारी करवाई गई और नोटिस भेज दिया गया वसूली का। तो ये सब जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है या जो और जगहों पर भी हो रहा है, और जो केंद्र सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें मिलकर जिस तरीके से कर रही हैं, ये कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो व्यवस्था, जिसको बार कहा जा रहा है कि व्यवस्था फेल होगी, व्यवस्था फेल हो गई, व्यवस्था फेल हो नहीं गई, व्यवस्था को फेल करने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र माथुर बड़े पत्रकार रहे, भारत टाइम्स के संपादक भी रहे। मैंने बहुत दिनों पहले उनका एक लेख पढ़ा था, भारत टाइम्स का उनका संपादकीय आता था, उसमें और लिखा था कि जो देश की एकता जो बनी हुई है, उस देश की एकता को बनाने में इस आईएएस संवर्ग का और आईपीएस संवर्ग है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और वो योगदान इसलिए है क्योंकि इसके जो हित हैं, सामाजिक हित हैं, इसके जो और तरीके के हित हैं, वो पूरे देश में एक से हैं। इसकी भाषा जो पूरे देश में एक सी है, ये मतलब जो अंग्रेजी इस्तेमाल करता है या इंग्लिश इस्तेमाल करता है, वो सब इसकी एक सी है। तो ये जो है पूरे देश की एकता को बना के रखने में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चूंकि मोदी जी की पढ़ाई लिखाई से वास्ता तो रहा नहीं मोदी जी का, तो बेचारे बताते हैं कि चाय बेचते थे, जैसा उनका कहना, मुझे नहीं मालूम बेचते थे कि नहीं बेचते थे, मुझे लगता है वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन वो चूंकि स्वयं कहते हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं रहा और वो चाय बेचते थे, तो वो इन चीजों को समझ नहीं सकते। तो वही चीजें जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब लागू की जा रही है। मुझे लगता है कि सूर्य प्रताप सिंह कितने भी खराब व्यक्ति हों, लेकिन इतने खराब व्यक्ति नहीं है कि उनके ऊपर आप जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और 6 एफआईआर आप जो दर्ज कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर सूर्य प्रताप सिंह ने इन दिनों जो है वो आवाज उठाई है और वो चीजें सही साबित हुई है। सरकार के पास जो है उसके जवाब नहीं मिले। एक लेखपाल का वीडियो जारी किया गया था, वो लेखपाल कह रहा है कि बाबा जी मेहरबानी से हमको नौकरी मिली। सूर्य प्रताप सिंह ने उसका वीडियो पोस्ट किया कि भाई ये जो कह रहा है इसको नौकरी मिली, जब नौकरी आपने निकाली नहीं तो उसको दी कहां से दी? ये तो अखिलेश यादव के समय में हुआ था, बाद में फिर वो लेखपाल भाग गया नेपाल। तो इस तरह की चीजें जो है वो लेकर के आए हैं सूर्य प्रताप सिंह, बहुत सी चीजें लेकर के आए हैं। मुझे लगता है कि सूर्य प्रताप सिंह जो है वो पहले भक्त रहे होंगे, लेकिन स्वभावतः जो है वो विद्रोही प्रवृत्ति के हैं। और जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि मैंने जो है वो नौजवानों के लिए वो सब किया है और मैंने सोच लिया है कि रिटायरमेंट के बाद ये करना, मैं एक साधारण पेंशन हूं, उनकी बात में इस समय सच्चाई है। उनकी बहुत सी चीजों से असहमति होते हुए उनकी जो फिलहाल की भूमिका है उससे सहमति से इनकार नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि सरकारों को अपने इस रवैये पे निश्चित तौर पे विचार करना चाहिए कि आप अगर इस तरीके से आतंक फैलाने का काम करेंगे, और खासतौर से जो मशीनरी है, जो ये जो व्यवस्था है और जो अधिकारी संवर्ग है, उसमें अगर आप इस तरीके से आतंक फैलाने का काम करेंगे तो इसका नुकसान जो है कुल मिलाकर देश को भुगतना पड़ेगा। आप तो आज सरकार में चले जाएंगे, लेकिन चीजें जो खराब हो जाएंगी, जो व्यवस्था एकदम बिगड़ जाएगी, उसका लंबे समय तक जो है देश को नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि अधिकारियों के अंदर इन सब चीजों को लेकर के एक नाराजगी निश्चित तौर पे होगी कि आप जो इतने सीनियर जो आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके से जो है मतलब अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और एफआईआर पे एफआईआर आप दर्ज करके चले जा रहे हैं, जबकि स्वयं जो है आप में से बहुत से लोगों के आपराधिक चरित्र हैं और आपराधिक आप लोगों के रिकॉर्ड्स में आप लोगों से कई एक जो हिस्ट्री शीटर भी हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। और हालांकि अब सरकार से कौन कह सकता है, सरकारों तक बात कौन पहुंचा सकता है? जो सरकार के आंख और कान होते हैं ये आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी, जब उनकी सरकार नहीं सुन रही है तो हम जैसे लोगों की या आम जनता की क्या सुनेगी? बहर चूंकि खरी खरी बातें हैं तो ये फिर खरी खरी बात कही जाएगी। सूर्य प्रताप सिंह के लिए भी जो खरी कहना था वो कह दिया और सरकार को भी खरी कहना था वो कह दिया। मुझे लगता है कि सरकार को जो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य प्रताप सिंह नौकरी कर चुके, अब वो नौकरी में नहीं है। अब वो जो भूमिका निभा रहे हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है कल आपके ही काम आए,
हो सकता है कि सूबे में कल दूसरी सरकार आ जाए तो उस सरकार को भी ऐसे ही खींचो, फिर आप जो है उनके ट्वीट को लेकर के वायरल करें, आप उनकी उठाई हुई समस्या को लेकर के वायरल करें, जैसा कि आप अखिलेश यादव की सरकार के समय किया करते थे। से सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है और ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। बहरहाल एक रिटायर्ड अधिकारी के ये तेवर, जो एसपी सिंह के तेवर हैं, वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। वैसे सरकार ने अपनी भविष्य की परेशानियों को कम करने के लिए एक नया नियम बनाया है अमलेंदु जी। नियम यह है कि सरकार के मुताबिक ये नियम आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नए नियम के मुताबिक अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, किताब भी नहीं लिख सकते। बिना अनुमति सामग्री पब्लिश करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। वो ट्विटर फेसबुक पे भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। नए संशोधन के बाद अब किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को किसी भी कंटेंट को प्रकाशित करने के लिए उन्हें पहले से अनुमति लेनी होगी। संशोधित नियम के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी को यह तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है, और क्या यह संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। अगर गलत पोस्ट से संगठन की छवि खराब होती है तो गलत सामग्री परोसने वाले अधिकारियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। जैसे छोटे बच्चे को डराया जाता है अमलेंदु जी कि हमारी बात मान लो वरना तुम्हें चॉकलेट नहीं देंगे, कुछ इसी तरह पेंशन नहीं देंगे का डर रिटायर्ड अधिकारियों को दिखाया जा रहा है। गलत और सही क्या है ये कैसे तय होगा, इस बारे में भी सरकार को खुलासा करना चाहिए कि क्या केवल किसी ऐसी बात से जिससे संगठन की छवि खराब हो उसे गलत माना जा सकता है। पिछले सालों वर्षों में हमने देखा है कि कैसे सीबीआई हो या ईडी हो या इस तरह की कई जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक बदले के लिए किया जाता रहा है। सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया, आप याद कीजिए। अब उस पर जबरदस्ती ये हो रही है कि नौकरी के बाद भी कोई अधिकारी मुंह न खोले। अगर अधिकारी ईमानदार हुआ तो पेंशन उसके लिए जरूरी होगी, इसीलिए शायद पेंशन रोकने का डर दिखाया जा रहा है। अमलेंदु जी, क्या अधिकारी बंधुआ मजदूर बन जाएंगे जिन्हें देश हित आंतरिक सुरक्षा के नाम पर मुंह पर उंगली रखकर काम करने को कहा जाएगा? एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोगों को क्या आप बंधुआ मजदूर बनाने जा रहे हैं कि वो रिटायर हो गए? एक रिटायर अधिकारी वहां मुंह खोल रहा है, आप देखिए, उसके ऊपर 6 एफआईआर, और यहां यह भी डराया धमकाया जा रहा है कि आप मुंह मत खोलना, कुछ भी पब्लिश करना है तो पहले अनुमति लेना, वरना आप समझ लेना भुगतने के लिए तैयार हो जाना, पेंशन नहीं, सब कुछ खत्म। ये आज का फरमान है अमलेंदु जी, आज का ताजा फरमान जो आपके सामने दोस्तों हम पेश कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फरमान, और इस पर जानना, बहुत ही विचार हम लोगों का जानना और आप सबके विचारों को रखना भी यहां जरूरी है, इसलिए कि अब आप अगर रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद भी आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। आखिर क्या कहा जाएगा कि बिल्कुल मुंह पे उंगली रख करके चुपचाप बैठे रहिए, कुछ बोलना नहीं है, जिंदगी भर जब तक आपका जीवन है तब तक मुंह नहीं खोलना है। अमेरिका में आप जानते हैं अमलेंदु जी कि 20 साल के बाद में वहां सारी चीजें ओपन कर दी जाती हैं, गोपनीय जितनी चीजें हैं 20 साल बाद ओपन कर दी जाती हैं, 2 दशक के बाद, आफ्टर 2 डिकेड्स कहा जाता है, सब कुछ ओपन है, इसलिए बहुत सारी चीजें बाद में आ जाती हैं। हमारे देश में अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं तो सब कुछ बिल्कुल लाल फीता के साथ में उस जो फाइल कहते हैं, लाल फीता शाही जिसे कहा जाता है, उसमें बांध करके बिल्कुल लपेट करके ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, बाकी आपकी जो मर्जी हो करते रहिए, सेंट्रल विस्टा बनाते रहिए, राजमहल बनाते रहिए, उसमें रहिए, सोइए, आराम कीजिए और देश तो चलता ही रहेगा। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पे अमलेंदु जी? देखिए, असल में ये सरकार को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि सरकार जो है कि जिसको कहा जाए कि डरी हुई क्यों है अब अधिकारियों से। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार जो है अधिकारियों को प्रताड़ित कर रही है, और क्यों कर रही है उसका सीधा सीधा मसला बता दिया गया। देखिए, बहुत से अधिकारियों ने जो है वो किताबें लिखी हैं, इससे पहले भी लिखी हैं, और उन किताबों का इस्तेमाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में बहुतेरा किया है। जैसे आईबी के अधिकारी रहे मलय कृष्णधर, उनकी एक किताब आई, उसका बहुत इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। असल में ये आरोप लगते रहे कि खासतौर से जो आईबी है उसमें संघ परिवार के लोग बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, और उसके जो उच्च पदाधिकारी सब हैं
वो सब संघ परिवार के बहुत पुराने समय से काम करते रहे हैं, और यही वजह रही है कि कांग्रेस की सरकारें रही हों और चाहे तीसरे मोर्चे की सरकारें रही हों, उसके दौरान भी जो एक आतंकवाद का हवा जो खड़ा करने की कोशिश की जाती रही, और जो फेक एनकाउंटर्स और फर्जी आतंकवादी तैयार करने की चीजें होती, वो सब होती रही, और कोई भी सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पाई। और ये बातें बार-बार उठती रही कि जो खुफिया एजेंसियां हैं, इनको संसद के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अभी इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। अब जहां तक ये इस सरकार का सवाल है, देखिए जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने कोई भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं छोड़ी है कि जहां दो फाड़ ना हुए हों, जिनके झगड़े ना हुए हों जिनमें, और जो सड़क पे ना आ गए हों। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो चार जो है वो सीनियर जजेस, वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जनता के सामने, कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है और हम जनता के सामने जनता से न्याय मांगने के लिए आए हैं। जब ये स्थिति हो, सीबीआई के दफ्तर पे जो है जाकर के पुलिस उसको चारों तरफ से घेर ले आधी रात में, और सीबीआई के अफसरों के झगड़े में सड़क पे आए, और सीबीआई का जो चीफ है उसको, जो कि आपका ही लाया हुआ होता है, उसको आप किस तरीके से हटाते हैं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते। तो बहुत सी चीजें, अब चूंकि मुझे लगता है कि आलोक वर्मा जो अब तक सीबीआई के चीफ रहे थे, वो चूंकि रिटायर हो चुके हैं, और भी तमाम अफसर जो रिटायर हुए हैं, वो बहुत सी चीज लिख सकते हैं। एमएम मुशर्रफ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक किताब जो है वो लिखी है, उसमें आरएसएस को लेकर के बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस किताब में क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं, जो मीडिया में चीजें आई हैं उनमें बहुत से सवाल जो हैं वो आतंकवाद में को लेकर के, और किस तरीके से आतंकवादी तैयार किए जाते हैं और फर्जी तैयार किए जाते हैं, वो सब चीजें लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार भी चाहती है कि बहुत सी चीजें निश्चित तौर पर गड़बड़ हुई होंगी, और गड़बड़ अगर नहीं हुई होती तो इतना ज्यादा हर संवैधानिक संस्था के अंदर संघर्ष नहीं होता। तो वो चीजें जो है अब वो सामने ना आने पाए, तो इसलिए ये इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। अब इसके दुष्परिणाम भी बहुत से हो सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सी चीजें अफसर जो हैं जो बातें करते हैं, तो उनसे बहुत सी बातें निकल के भी आती है जो सरकार को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई आपसे कहाँ गलती होगी। मान लीजिए कि आज को कोई अभी रिटायर हुआ कोई, अमलेंदु जी, अचानक आपकी आवाज़ चली गई है, और लेकिन बहुत सारे साथी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो अपने कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मोहम्मद हुसैन लिख रहे हैं कि सर मेरा कमेंट नहीं लेते हैं आप, मैं सऊदी अरब से देखता हूं। मोहम्मद हुसैन भाई, अगर आपके कमेंट मैं नहीं ले पाता हूं तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कई बार जैसा मैं बताता हूँ कि छूट जाते हैं। बिल्कुल जानबूझ करके किसी के कमेंट को मैं नहीं छोड़ता हूँ जब तक कि कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो, और ऐसे कई लोग होते हैं, हालांकि उनको भी जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन जहां अभद्रता होती है वहां पे थोड़ा सा मैं वैसे कमेंट को से दूर रहता हूं, लेकिन अदरवाइज आप लोगों के कमेंट लेता ही हूं। अमलेंदु जी फिर से जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी अपनी बात आगे बढ़ाइए, फिर हमारे जो साथी हैं उनके कमेंट्स जरूर रखूंगा देश दुनिया के सामने, लोगों के सामने, इनके विचारों को भी लेना चाहता हूं। देखिए, दूसरा जो है, ये जो जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से नौकरशाही का शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है वो पाकिस्तान में जिया उल हक का जो शासन था, ये सब उसकी सब याद दहानी जो है वो करा रही है कि भारत जो है क्या उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। मैं थोड़े दिन पहले जस्टिस काटजू का एक लेख पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि कुछ विदेशी जो थे वो जस्टिस वगैरह की एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें पाकिस्तान से भी जो थे कुछ जस्टिस आए हुए थे। तो जस्टिस काटजू ने उस समय कहा कि भाई आप लोग जो आपकी जुडिशरी जो है वो बहुत बेकार है, कि जिया उल हक ने आदेश जारी किया कि आपको सबको जो है वो हमारी शर्तें माननी होंगी, और आपने सब कुछ पर दस्तखत कर दिया, आपके यहाँ से कोई आवाज नहीं होगी। तो जब कहा तो फिर एक बीच में से सज्जन जो खड़े हुए उनका, मिस्टर काटजू, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं वहां के सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस हूँ, और मैंने वो आवाज फिर आपकी चली गई, लेकिन अब समय भी हो रहा है, अपनी गति की तरफ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब दोस्तों के जो कमेंट हैं वो जरूर लेना चाहूंगा। अमलेंदु जी, अगर अपनी बात जल्दी खत्म करें तो बिल्कुल। हाँ, बस एक लाइन में खत्म करता हूँ। तो जस्टिस ने कहा कि भाई जब ये सब आया तो हमारी जब चर्चा हुई जस्टिस के बीच में, तो एक जज ने कहा कि भाई मैं तो इसको स्वीकार करूंगा, और इसलिए स्वीकार करूंगा कि मेरी जितनी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह में मेरे 5 बच्चे हैं, और उसमें से एक अपंग है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं,
तो अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं बच्चे कहां से पालूंगा, मैं तो जाकर कहीं रिक्शा भी नहीं चला सकता, तो मैं तो इसको एक्सेप्ट करूंगा। तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं जो था वो बर्दाश्त कर सकता था, मैं ऐसे घर से आता था कि मैं अपना खर्चा चला सकूं, मैंने नौकरी छोड़ दी, और जस्टिस ने जो नहीं चला सकता था उसने नौकरी बाहर की। तो यही परिस्थितियां जो यहाँ पैदा की जा रही हैं कि जो ईमानदार है और जिसने ईमानदारी से अपनी जिंदगी काटी है, तो वो सच को उगले नहीं, चूंकि सच से इस सरकार को बहुत परेशानी होती है। है साहेब, सच से डर लगता है और इसीलिए हम खरी खरी लेकर आए हैं जहां सच्ची बातें होंगी और जो कुछ है वो खरी खरी आप तक बताएंगे, पहुंचाएंगे। बहुत सारी खबरें होती हैं दोस्तों। होता क्या है कि हम जैसे न्यूज पॉइंट ही करते हैं या और भी कई आप दूसरों के भी प्रोग्राम देखते होंगे, एक सब्जेक्ट पे हम लंबी बात तो करते हैं लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स छूट भी जाते हैं और उन सब्जेक्ट्स को, उन विषयों पे अगर चर्चा हो, उन तमाम विषयों पे, अलग अलग विषयों पर चर्चा हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस पर विचार विमर्श करना, चर्चा करना, खरी खरी बातें करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। उन बातों को कई लोग छोड़ देते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि छोड़ा जाए, इसीलिए इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में अलग अलग विषयों को छूने की हम कोशिश करते हैं। चाहे वो 5G का मामला हो, चाहे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का मामला हो, चाहे वो पूर्व नौकरशाह IAS अधिकारी जिनकी बात हम कर रहे थे, SP सिंह की बात हो, चाहे IAS अधिकारियों या जो भूतपूर्व अधिकारी हैं उनके ऊपर कसते हुए शिकंजा का मामला हो कि आप रिटायरमेंट के बाद भी आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, आप किसी तरह का पब्लिकेशन आपका नहीं आएगा, यानी आप कोई किताब नहीं लिखेंगे, आप सोशल मीडिया पर खुलकर नहीं लिख पाएंगे। तो ये तमाम बातें आखिर सरकार क्यों कर रही है, ये सोचने की बात है, क्योंकि यहां सच से डरती है सरकार। और वही हम लिख रहे हैं कि इतना मत डराओ सरकार। दूसरी तरफ आप खुद डरते हो और हमें डराने की कोशिश करते हो, ये ठीक नहीं है। मत डराओ सरकार, मत डराओ इतना। तो मोहम्मद हुसैन जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरा कमेंट नहीं लेते हैं आप, मैं सऊदी अरब से देखता हूं। बहुत धन्यवाद मोहम्मद हुसैन जी, आपका कमेंट जरूर ले रहा हूं मैं। और अहान खान भी हैं जो कह रहे हैं सर ये मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों हार जाती है चुनाव, जाहिर सी बात है कि आपके पास उनके पास नहीं, पैसा है उनके पास नहीं है, इसीलिए। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के राम राज्य में कुछ भी हो सकता है, जो बोलेगा जेल में जाएगा, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएगा, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। असलम चिश्ती का कहना है। SKR TV कह रहे हैं ये हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अनिसुर रहमान कह रहे हैं म्यांमार कैसा करना चाहिए। म्यांमार की स्थिति बहुत खराब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और म्यांमार में फिर से तख्ता पलट, आप जानते हैं आंग सान सू ची जो हैं उन्होंने कोशिश की थी लोकतंत्र बहाली के लिए, लेकिन पिछले 5 साल के बाद एक बार फिर से वहां तख्ता पलट हो गया। तो म्यांमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों इस वक्त। जमीरुल हक हैं जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया, आप जैसे पत्रकार के वजह से मोदी जी थोड़ी तकलीफ में हैं। भाई बिल्कुल नहीं, हम लोगों की वजह से नहीं, लेकिन हाँ मोदी जी को कुछ परेशानियां तो जरूर झेलनी पड़ रही हैं और अपने कर्मों की वजह से लोग परेशानी में आते हैं, हमारे आपके कारण नहीं। हम और आप तो मिलकर के जागरूकता फैला रहे हैं, हमारा काम जागरूकता फैलाना है, हमारा काम सही खबर लोगों तक पहुंचाना है। जो खबरें ढिंढोरा पीट करके जो खबरें दिखाई जाती हैं और जो खबरें दिखाई जानी चाहिए उसको जो छुपाया जाता है, दबाया जाता है, उसी को हम यहाँ लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। उसके अलावा जमीरुल हक भी हैं, असलम चिश्ती लगातार बने हुए हैं, मोहम्मद हुसैन बने हुए हमारे साथ में, सुनील सिंह मुखिया गोदी मीडिया मुर्दाबाद लिख रहे हैं, लवकुश भारद्वाज भी हमारे साथ बने हुए हैं, रमेश थापक हैं, अब तो भूत लिख रहे हैं, फिर जो सही मुद्दा पर कन्वर्सेशन करता है उसके साथ क्यों ऐसा होता है लिख रहे हैं। मदीना का मुसाफिर हैं जो कह रहे हैं बीजेपी है तो सब मुमकिन है। मोहम्मद आलम कह रहे हैं एक रवीश कुमार दूसरा, बिल्कुल रवीश कुमार अपनी जगह पे बहुत महान है भाई, मेरी तुलना उनसे मत कीजिए, लेकिन कोशिश करता हूं पत्रकारिता करने की। अब्दुल वारिस जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि देश हो चुका है, बर्बाद हो गया है, तो ये सरकार को डर है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ ना बोले। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के इंसानियत को चलो और देश को बचाओ, कह रहे हैं। अनिल लोदीपुरी कह रहे हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे।
अब समझा जा सकता है कि ये गरीब मजदूर श्रमजीवी को कैसे प्रताड़ित कर विद्रोही बनने के लिए मजबूर करती है ये व्यवस्था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और ईसा हुसैन भी हमारे साथ डीवी लाइव के सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, तो आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत सलाम हम कहते हैं। फिर उसके अलावा मोहम्मद इलियास हैं जो कह रहे हैं, राजीव जी व्हाई द पीएम नॉट टेकिंग एडवाइस ऑफ लाला रामदेव एंड भोपाल एमपी प्रज्ञा ठाकुर एस कोरोनिल एंड गौमूत्रा टू गिव द कोरोना पेशेंट्स व्हाई अननेसेसरी वेस्टिंग टैक्स पेयर्स मनी। बिल्कुल सही सवाल आपने, वाजिब सवाल आपने किया है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए, लेकिन ये नहीं समझेंगे, ये आप जानते हैं। गुलाम जिलानी कह रहे हैं कि योगी को शर्म आनी चाहिए कि एक आईएएस को डराने का काम करते हैं अपने कर्मों पर। फहीम शाह कह रहे हैं, राजीव जी मोदी और योगी लड़ाई एक ड्रामा है, योगी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए जीडीपी माइनस में जनता को इस नकारा सरकार ने बेरोजगार कर दिया है, यह उस सब की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ड्रामा हो रहा है। तबरेज आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो अमलेंदु जी जो बोल रहे हैं वो राइट है कह रहे हैं। फिर तौशीक अंसारी कह रहे हैं, निकम्मी की सरकार के से क्या तमन्ना कर सकते हैं। बिल्कुल 5 स्टार हमारे साथ में हैं। रमेश तापक हमारे साथ, जहां नज़र डालो भूत प्रेतों से ही सामना हो जाता है, जनता ने मारक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है कह रहे हैं। फिर असलम चिश्ती कह रहे हैं, आज हुकूमत कुछ इस तरह से जनता पर एहसान करती है, आंखें छीन रही है और चश्मा दान कर रही है। बिल्कुल सही कहना। लकीना खातून हेलो सर लिख रही हैं, लकीना आपको भी हेलो। रुखसाना खिलजी नहीं चाहिए लिख रहे हैं। मदीना का मुसाफिर अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। फ़हीम शाह भी जुड़े हुए हैं, असलम भी हैं। मोहम्मद शाहजान ठाकुर भी हमारे साथ में बने हुए हैं। तमाम साथी जो लगातार बने रहे, गुलाम जिलानी भी हैं, रमेश तापक लगातार, करण कुमार, आलोक लिख रहे हैं। फिर मासूम राज भी हैं। रामेश्वर राय लिख रहे हैं, सर मेरा एक कमेंट है कि सरकार पर सब इतना आलोचना करते हैं सर, अगर मेरा खुद का बाप रहेगा तो अभी भी घर उसी हिसाब से चलाएगा। देवघर चलाना एक देश चलाना ना कुछ कमियां हो सकती हैं सर, इस पर जवाब देखिए। सबसे बड़ी बात है, इस पर जवाब बिल्कुल रामेश्वर जी बिल्कुल देना चाहूँगा कि देश चलाने के लिए आपको, अगर लोगों ने, जनता ने आपको चुना है तो आपको देश चलाना चाहिए। फिर आपको सब कुछ छोड़ करके, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको देश चलाना चाहिए, और अगर आप उसमें गलतियां करते हैं तो सुनने के लिए भी तैयार रहिए, और आलोचना होगी, आपके खिलाफ आवाज़ उठेगी, और आप आवाज़ को दबाने की जगह अपनी गलतियों पर ध्यान दें तो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि हाँ रामेश्वर जी, आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आवाज़ मत दबाइए। और इसीलिए कहते हैं, जो अभी लिखा भी था अनिल जी ने, कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये बहुत अगर पढ़ेंगे तो गहराई इसकी समझ में आएगी। और फिर उसके अलावा तमाम साथी लगातार, एक आदमी पहले बताया मैं बीमार हूँ, 500 आदमी मेरे घर पर, एक बारी से बताता है, एक आदमी हमको बताया, नहीं मालूम कैसे पड़ेगा। बहुत सारी बातें लकीना बिल्कुल सही कह रही हैं। अमित रॉय भी हैं, शाम 6:30 से 8 तक करो न्यूज़ पॉइंट को, आप राजीव जी कह रहे हैं, अमित रॉय कह रहे हैं 6:30 से 8 तक कीजिए, आधा घंटा पहले। 1 घंटे में तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग थक जाते हैं, मैं नहीं थकता हूं, लेकिन काफ़ी लोग देखता हूं कि थक जाते हैं, तो इसलिए देखिए आगे क्या प्लान होता है, ज़रूर करूंगा। राहुल गांधी जिंदाबाद है कि समीम अंसारी सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं। फिर तो तमाम साथियों, अब बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकता है कि छोड़ना पड़े मुझे, लेकिन क्योंकि समय ख़त्म हो चुका है, बार बार मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर समय ख़त्म हो गया है। जायद बरबुड़िया कह रहे हैं कि बरभुदिया, माफ़ करें, बरभुइया, कि 100% श्योर नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी जी। इनका कहना है कि फिर मोदी जी प्लीज़ रिजाइन दे दीजिए कह रहे हैं। मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं कि बिल्कुल बना रहूँगा। और अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं सर्वाधिक सेडिशन का केस मोदी शाह के शासनकाल में ही हुआ है, और केवल कार्य के लिए, केवल
नेताओं के खिलाफ बोलने के लिए, न कि कोई अलगाववादी कार्य के लिए। अंग्रेजों के इस कानून को आज भी जारी रखा है। बिल्कुल, लोगों के ऊपर जो देशद्रोह या राजद्रोह का जो केस होता है दोस्तों, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्या इस देशद्रोह के केस के बारे में एक बार फिर से सोचने का वक्त नहीं आ गया है। अभी 2 दिन पहले 2 मीडिया घरानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था और उस पर कमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात रखी थी। इसलिए ये बात मैं भी आप तक पहुंचा रहा हूं कि हाँ, ये सेडिशन के केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, ये समझना होगा। मोहम्मद सलमान अख्तर भी हैं, गुड न्यूज़ कह रहे हैं। असलम चिश्ती भी कह रहे हैं कि हमारे देश में आर्थिक बदहाली पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा पर्दा डाला जा रहा है और देश की खुशहाली के लिए और मध्यम वर्ग के लिए खतरे की घंटी है। तो जायद बरभुइया कह रहे हैं गुड इवनिंग, और फिर अर्जुन बसराने कह रहे हैं कि ये लिखे क्या है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अर्जुन जी आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, समय अब खत्म हो चुका है और अमलेंदु जी लगातार हमारे साथ बने रहे। अमलेंदु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि तमाम अलग अलग विचारों, अलग अलग खबरों पे आपने अपने विचार रखे और आपने अपने विचारों से हमारे तमाम दर्शकों को, साथियों को, शुभचिंतकों को अवगत कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम साथियों को। नरपत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, तो तमाम साथियों को खिची पुनासर लिख रहे हैं। तो तमाम साथियों, आप लोगों को एक बार फिर से बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। और तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर, नमस्कार।